11th में से हटा दिया गया। यस सर, हटा दिए। हाँ, लेकिन कंपटीशन यस सर। तो ज्यादा नहीं इस पे फोकस करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा पार्ट डिस्कस करेंगे। तो ये जो पार्ट है रेफ्रिजरेटर एंड पंप्स, ये ऐसे ही इंपॉर्टेंट नहीं है, यानी कंपटीशन में भी इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन कम आते हैं। जनरली क्वेश्चन कंपटीशन में हीट और कैरनॉट से आता है, और 11th के सिलेबस में तो वैसे ही नहीं है, तो आपको बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना नहीं, इसलिए हम ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। एडियाबेटिक पे थोड़ा सा और फोकस करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट इंजन और कैरनॉट इंजन, उसके बाद से हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा। कल न्यूमेरिकल्स पार्ट करेंगे। रिवीजन में अगर हम मैं बात करूं तो प्रीवियस क्लास में जो प्रोसेस हम लोग बता रहे थे, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है ना। यस सर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होता है, एन सीवी डेल्टा टी होता है ना नंबर। तो डेल्टा टी तो जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर तो नहीं होगा ना भाई। आइसोथर्मल में चेंज इन टेम्परेचर नहीं होगा, तो चेंज इन टेम्परेचर नहीं, चेंज इन टेम्परेचर जीरो, तो आप क्या कर सकते हो कि ये भी जीरो होगा। यानी इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगी। यानी अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में अप्लाई करूं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। अब आइसोथर्मल में डेल्टा यू तो जीरो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा मेरा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू हो जाएगा ना। और नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी लॉग क्या हो जाएगा, V2 बाई V1। चूंकि आइसोथर्मल में क्या होता है, P1 V1 इज इक्वल टू क्या होता है, P2 V2, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसकी जगह पे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एन आर टी, और मैं क्या लिख सकता हूँ लॉग, और यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ P1 बाई P2। सेकंड टर्म्स में मैं क्या लिख दूंगा, P1 बाई P2। ठीक है ना, क्या हो गया मेरा आइसोथर्मल का हो गया। ठीक है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइसोबारिक, तो आइसोबारिक में मेरा क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। तो प्रेशर कांस्टेंट जब होता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू, सिमिलरली आप क्या लगा सकते हो, पी इंटू डेल्टा वी। ये कब लगा सकते हो, एक्चुअली वर्क डन का एक और फॉर्मूला इज इक्वल टू पी इंटू डीवी, कहां से कहां तक, V1 से लेकर V2 तक। ये फॉर्मूला आप कभी भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला आप ऑलवेज लगा सकते हो, चाहे प्रेशर कांस्टेंट है या नहीं है, यानी ये फॉर्मूला आप ऑलवेज लगा सकते हो। लेकिन P इंटू डेल्टा वी, यानी P इंटू V2 माइनस V1, डेल्टा वी वही हो ना, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, ये सिर्फ आप प्रेशर कांस्टेंट में लगा सकते हो। चूंकि आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट होता है, तो यहां आप लगा सकते हो। थर्ड नंबर हमने क्या पढ़ा था बेटा, आइसोकोरिक। और आइसोकोरिक में क्या होता है सर, वॉल्यूम वॉल्यूम, यानी चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जीरो, या डीवी की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटा सा चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगी, जीरो। क्योंकि वॉल्यूम हमेशा क्या होती है यहाँ पर, कांस्टेंट होती है, नहीं वॉल्यूम ना घट सकती है ना बढ़ सकती है। प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर चूंकि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, पी इंटू डीवी, तो डीवी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डीवी की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। तो वर्क डन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करोगे, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू क्या हो जाएगा, प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ डब्ल्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो यहाँ क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू। ओके। सिमिलरली क्या पढ़ा था, एडियाबेटिक प्रोसेस, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। और एडियाबेटिक प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था कि डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है बेटा, जीरो। यानी बॉडी से हीट ना तो दे सकता है ना ले सकता है, यानी हीट का कोई एक्सचेंज नहीं होता है। और हीट का कोई एक्सचेंज कहां नहीं होता है, जहां पर बाउंड्री कैसी हो, इंसुलेटिंग हो। आइसोथर्मल आइसोथर्मल नहीं बेटा, बाउंड्री क्या हो, इंसुलेटिंग हो, यानी इंसुलेटिंग बाउंड्री होगा, हाँ, तभी जाके हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल होगा। और एडियाबेटिक में बाकी सब चीजें डिस्कस कर चुके थे। फर्स्ट लॉ लगाओ तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। तो यहाँ पे डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या पुट करोगे, जीरो। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, हाँ, माइनस वर्क डन। बात सही है, ठीक है। अब एडियाबेटिक में मैंने क्या बताया था, P इंटू वी पे पावर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। आइसोथर्मल में क्या होता है, अगर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में मैं कंपेयर करूं, तो आइसोथर्मल में होता है बेटा प्रेशर इंटू वॉल्यूम का पावर मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम पे पावर गामा। यानी गामा क्या होता है बेटा, कोई बता सकते हैं, सर सीपी बाई सीवी। सीपी बाई सीवी।
यानी रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां पर गामा टाइम्स जो है ना कांस्टेंट होगा, यानी यहां पर आप लिख सकते हो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V आइसोथर्मल में। यहां पर आप क्या लिख सकते हो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V पे पावर गामा। यही फर्क है। यानी अगर मैं इसको डिस्कस करूं आगे, तो मैं यहां पर क्या बता सकता हूं बेटा, यहां पर मैं अगर आगे बात करूं तो यहां वो भी बताया था मैंने, ये भी बता दिया था ना आपको कि पीवी पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, P1 V1 गामा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, P2 V2 गामा। लिख सकते हो ना भाई, कांस्टेंट है। सिमिलरली ये भी यस सर। बताया था आइडियल गैस इक्वेशन है, तो एक बार प्रेशर की जगह पे लेके जाओ। याद है ना कि नहीं, भूल गए? यस सर, याद है। सर फिर बता दो। पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है। मैंने बोला था ये वाला पार्ट बस आप याद रख लो। क्या कर लो, याद कर लो। तो आप क्या कर सकते हो, आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो एक बार आप पी की जगह पे क्या पुट कर देना है, एनआरटी पुट कर देना है, एनआरटी बाई वी इंटू वी पे पावर गामा। यानी एक और क्या बना था मेरा, टी इंटू वी पे पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सॉरी 1 - गामा नहीं, गामा -1। गामा -1। यहां पर क्या था, गामा -1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और एक और जब आप वॉल्यूम के जगह पे रखे थे तो क्या बना था, टी पे पावर गामा और पी पे पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। 3 हमारे रिलेशन बने थे जो इसी से आ जाएंगे। ठीक है, यानी आप यहां पर क्या लिख सकते हो, इसके इसके जगह पर T1 V1 गामा -1 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, T2 V2 गामा -1। और इसके लिए क्या लिख सकते हो, T1 गामा P1 1 - गामा इज इक्वल टू T2 गामा P1 P2 1 - गामा। यानी अगर ये तो सारी चीजें मैं हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। मेन जो थोड़ा सा डिस्कशन हमको करना है आज 5 मिनट तो ये हो गया कि एक्चुअली आइसोथर्मल रेडियाबेटिक में मैं कंपेयर करूं तो बेसिकली बेटा क्या होता है ना, एडियाबेटिक है P इंटू वी पे पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 इंटू वी पे पावर गामा। यानी अगर मैं आपको कहूं और आइसोथर्मल अगर रहेगा, यहां देखो दोनों में थोड़ा थोड़ा कंपेयर है क्योंकि क्वेश्चन इससे आते हैं। आइसोथर्मल में क्या है, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। जैसे मैं कहूं कि एक गैस है वो ऐसे चल रहा है P1/P पे पावर 2, तो ये किसके लिए है, एडियाबेटिक प्रोसेस है कि आइसोथर्मल प्रोसेस है कि आइसोबारिक प्रोसेस है कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, सर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक, क्योंकि वॉल्यूम पे कुछ पावर है, यही एडियाबेटिक का रिलेशन हुआ ना। और सिमिलरली अगर P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सिर्फ कोई पावर नहीं रहेगा तो भाई वो आइसोथर्मल हो जाएगा, है कि नहीं। जैसे मैं लिखूं कि एक इक्वेशन दिया है P इंटू 1 पे पावर 5 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो बोल रहा है क्वेश्चन ये दिया है कि एक इक्वेशन है जो P इंटू 1 पे पावर 5 कॉन्स्टेंट है, फाइंड द रेशियो ऑफ CV बाई CP, कितना होगा बताओ। सर 1/5। यहां पर क्या हो जाएगा, ये गामा हो गया ना, क्योंकि प्रेशर इंटू वॉल्यूम पे पावर गामा कांस्टेंट। तो गामा की वैल्यू मेरे को मिल गई कितना, 1.5, और गामा इज इक्वल टू क्या होता है, CP बाई CV। तो CP बाई CV 1.5 आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है, CV बाई CP पूछ रहा है। तो भाई उलट दो, तो CV तो बाई 1 CP 1.5। इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1.5। अब यहां से पॉइंट हटाओगे तो 0 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3, यानी 2/3 लिख सकते हो या 1/1.5 लिख सकते हो। यानी आप इक्वेशन को देखकर बता सकते हो कि प्रोसेस कौन सा हो रहा है। ठीक है, अब एक और चीज यहां पर, यहां तक तो समझ में आ गया ना। यस सर। अब यहां पर एक और चीज मेरे को डिस्कस करनी है जो इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली डेट इज P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V पे पावर गामा। यहां पर भी आप क्या डिसाइड करोगे, ये एडियाबेटिक के लिए मैं लिख रहा हूं और ये मैं आइसोथर्मल के लिए लिख रहा हूं, दोनों में थोड़ा थोड़ा कंपेयर है। यहां क्या हो जाएगा, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, तो दोनों का तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V, लेकिन यहां एडियाबेटिक में कुछ ना कुछ वॉल्यूम पे पावर रहेगा, और चूंकि पावर हमेशा 1 से ज्यादा रहेगी, क्यों, क्योंकि गामा इज इक्वल टू मेरा क्या होता है बेटा, CP बाई CV, और CP हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है, ग्रेटर होती कि नहीं होती है। यस सर। तो CP इज ग्रेटर देन CV, तो भाई गामा की वैल्यू क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी, तो पावर तो गामा की यहाँ पे क्या होगी, 1 से ज्यादा होगी। तो दोनों का तो स्लोप डिक्रीज, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगी तो प्रेशर कम होगी,
इनवर्सली है वॉल्यूम के, दोनों इनवर्सली है, आइसोथर्मल भी इनवर्सली है, ये भी इनवर्सली। बस ये है कि ये सिंपल वी पे इनवर्सली है, ये वी पे कुछ पावर पे इनवर्सली है। तो दोनों का ग्राफ तो वैसे ही होगी भैया, अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा, अब ऐसी सी बात है। तो यहां अगर मैं पीवी ग्राफ ड्रॉ करूं, प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ ड्रॉ करूं, यहां पर प्रेशर यहां पर वॉल्यूम, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसा होगा आइसोथर्मल का, क्योंकि भैया वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम होगा। और यहाँ पे स्लोप मैंने पिछले क्लास में निकाला था, स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, डीपी बाई डीवी, जो tan थीटा होता है। यहाँ पर क्या होता है, माइनस पी बाई वी, माइनस क्या है, डिक्रीजिंग। स्लोप यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंशन की बात करो, स्लोप डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम पे पावर गामा है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर भी डिक्रीजिंग होगा। लेकिन यहां पर चूंकि गामा टाइम्स है, तो यहां पर स्लोप तो होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो डिक्रीज होगा, लेकिन तेजी से तो डिक्रीज होगा। जरूर दोनों में फर्क दिख रहा है ना आपको। यानी एडियाबेटिक में आइसोथर्मल से पीवी ग्राफ तेजी से डिक्रीज या तेजी से इंक्रीज भी होगा। अगर मान लो वॉल्यूम कम करोगे तो वॉल्यूम घटेगी, तो तेजी से इंक्रीज या तेजी से डिक्रीज। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यानी Yes, sir. एडियाबेटिक क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक में आइसोथर्मल से तेजी से डिक्रीज या इंक्रीज, तेजी से डिक्रीज भी करेगा या तेजी से इंक्रीज भी करेगा। और इसकी स्लोप क्या होती है, ये भी होता है डीपी बाई डीवी स्लोप होता है, तो यहां हो जाएगा माइनस गामा पी बाई वी, गामा टाइप्स ज्यादा। ये एडियाबेटिक का स्लोप हो गया, आइसोथर्मल का स्लोप तो पता ही है। तो अगर मैं डिवाइड करूं दोनों को, यानी स्लोप को अगर मैं डिवाइड करूं, यानी अगर मैं क्वेश्चन कहूं स्लोप ऑफ एडियाबेटिक डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, तो क्या आंसर होगा इसका, यहां देखो एडियाबेटिक का स्लोप क्या है, माइनस गामा बाई पीवी, ये क्या है, माइनस पीवी। तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक, तो एडियाबेटिक क्या हो जाएगा, माइनस गामा बाई पीवी, और ये क्या हो जाएगा, माइनस पी बाई वी। तो पी बाई वी कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो स्लोप ऑफ एडियाबेटिक बाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल। अब मेरे को बताओ कि क्या होगा, वैल्यू गामा हो जाएगा ना, Yes. Yes, sir. गामा हो जाएगा है ना। या स्लोप ऑफ आइसोथर्मल बाई एडियाबेटिक कहेगा तो क्या आंसर होगा, Sir, 1 by gamma. भाई गामा, सिंपल सी बात है भाई। यानी स्लोप से भी आप गामा की वैल्यू निकाल सकते हो भाई। एडिया मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हो सीपी और सीवी का रेशियो पूछ रहा हो, आपको स्लोप दिया हो, तो पता नहीं भैया यहाँ स्लोप कहाँ लेके चला गया यार, मैं तो सीपी बाई सीवी पढ़ रहा था, यहाँ पे स्लोप अब पते नहीं भाई। स्लोप से भी आप गामा तक जा सकते हो, स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व डिवाइडेड बाई स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, दोनों को निकाल दोगे गामा आ जाएगा, ठीक है। Okay, sir. यानी यहां देख लो, यहां क्या है, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल में एक कंपेरिजन है। क्या कंपेरिजन है, यानी एक्सपेंशन कर्व छोड़ दो, दोनों कंपेरिजन किया गया, ओनली एक्सपेंशन नहीं कंपेरिजन किया, दोनों किया गया, एक्सपेंशन और कंप्रेशन दोनों किया गया। तो एक्सपेंशन में क्या होती है, वॉल्यूम बढ़ती है, तो देखो यहां पर एडियाबेटिक में क्या हो रहा है, तेजी से वो क्या हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, प्रेशर तो डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है, एक्सपेंशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रही है। यहां देखो लेट से हो रहा है डिक्रीज। सिमिलरली एक्सपेंशन में क्या होगा, वॉल्यूम घटेगी तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगी। तो देखो एडियाबेटिक में वो जल्दी, यानी एडियाबेटिक में तेजी से घटेगा या तेजी से बढ़ेगा, दोनों आइसोथर्मल के कंपैरिजन। यहां देखो क्या हो रहा है, लेट से इंक्रीज कर रहा है। बात आ गई समझ में, दोनों को Yes, sir. कंपेयर आइसोथर्मल। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पे यहां पर वर्क डन बाय आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, कौन वर्क डन ज्यादा कर रहा है ड्यूरिंग एक्सपेंशन, आइसोथर्मल वर्क डन ज्यादा कर रहा है कि एडियाबेटिक वर्क डन ज्यादा कर रहा Sir, adiabatic. है, क्यों ऐसा, अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं एक्सपेंशन की बात कर रहा हूं बेटा यहां पर, ड्यूरिंग एक्सपेंशन विच वर्क इज ग्रेटर, एडियाबेटिक और आइसोथर्मल। No, sir, isothermal हो क्योंकि वो ज्यादा देर तक काम करे. ज्यादातर तक काम करनी, आपको मैंने क्या बताया था प्रीवियस क्लास में, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑफ पीवी कर्व, यहां देखो, तो आइसोथर्मल इतना एरिया हो जाएगा,
एडियाबेटिक का कितना होगा? किसका एरिया ज्यादा है? सर आइसोथर्मल। पढ़े हो ना, पीवी कर्व का एरिया निकाल दोगे, वर्क डन आ जाएगा। तो यहां पर तो वर्क डन किसकी ज्यादा है? आइसो ग्रेटर देन वर्क डन एडियाबेटिक। अच्छा यहां पे बताओ कंप्रेशन में क्या हो रहा है, किसकी ज्यादा है कर्व? सर एडियाबेटिक। एडियाबेटिक। एडियाबेटिक यहां चला गया। तो इस कंडीशन में क्या हो रही है, कंप्रेशन में क्या हो रही है? वर्क डन एडियाबेटिक, वर्क डन आइसोथर्मल। आगे बात समझ में ना? यस सर। चलिए समझ में आ गया। चलिए दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया। चलिए अब साइक्लिक प्रोसेस पे बात करते हैं। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? जब एक साइकिल हो, है ना, यानी ऐसे भी हो सकता है साइकिल, और सर्कल ही जरूरी नहीं, कुछ भी हो लेकिन साइकिल में हो। ये एक साइकिल हो गया, मान लो ए से बॉडी शुरू हुई, तो साइकिल कंप्लीट किया और प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ है तो ए पर ही आ गया। तो साइक्लिक में क्या जीरो होता है? डेल्टा यू। इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो, इंटरनल एनर्जी नॉट जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। क्यों? क्योंकि आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। यानी वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पर। बताया था ना कि 3 कर्व था वर्क का, तीनों के लिए अलग अलग आया। मैंने बोला था कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और मैंने बोला था कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। बताया था ना, इंटरनल एनर्जी पाथ इंडिपेंडेंट, फाइनल और इनिशियल पॉइंट पर, फाइनल और इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी, लेकिन वर्क डन डिपेंड करता है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगी? जीरो। और यहां पर अगर आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करोगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो अगर आप यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? Heat equal to work done. सिंपल एक फॉर्मूला याद रखो, बाकी तो सिचुएशनल आप क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो। हमको डेल्टा की में डेल्टा डब्ल्यू। हाँ, बाकी मैं सिचुएशनल क्या करूंगा, तो यहाँ पे डेल्टा यू की वैल्यू क्या करूंगा? जीरो। तो यहाँ पर क्या करूंगा? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू। और आपको पता है कि यहाँ डेल्टा क्यू इज इक्वल टू, अच्छा वर्क डन साइकिल का कैसे निकालते थे? एरिया अंडर साइकिल। हाँ, एरिया ऑफ साइकिल, एरिया अंडर पीवी कर्व नहीं, वो तो पीवी कर्व दिया रहेगा। तो यहाँ पर अब वर्क डन साइकिल का एरिया, एरिया ऑफ साइकिल। और क्या साइन मैंने लिया था याद है आप लोगों को? क्लॉकवाइज अगर साइकिल है तो क्या होगा? पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होगा तो क्या होगा? नेगेटिव। यानी यहाँ पर डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू है, और डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ साइकिल। साइन मत भूलिएगा, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में साइन का ही खेल है बेटा, साइन कभी मत भूलिएगा, ध्यान रखिएगा। पूरी की पूरी थर्मोडायनेमिक्स में साइन का बहुत बड़ा रोल है। चलिए आगे आते हैं। अरे कर्व दिया हुआ है बेटा, बस एक ही क्वेश्चन यही करेंगे थोड़ा समझाने के लिए। ये कर्व दिया हुआ है, 4 कर्व को आपको पहचानना है कि कौन सा आइसोकोरिक के लिए, कौन सा आइसोबारिक है, कौन सा आइसोथर्मल है, कौन सा एडियाबेटिक है। ये वाला कर्व किस क्या बता रहा है? सर आइसोथर्मल। ये वाला कर्व कोई बता सकता? देखो ना बेटा, यहां देखो, ऐसे समझो बेटा, आइसो बारीक होगा बेटा। देखो यहाँ प्रेशर है, वॉल्यूम है, तो देखो पूरे टाइम प्रेशर क्या है? एक ही लेवल पे है ना। देखो प्रेशर का लेवल यही है ना, इसी एक्सिस में आपको, यहाँ पर जो प्रेशर है वही प्रेशर पूरे टाइम रहा है, प्रेशर ना घट रही ना बढ़ रही है, तो प्रेशर कांस्टेंट हुआ ना। समझ लो कि नहीं समझ लो? तो ये किसके लिए हो जाएगा? आइसो। और यहां देखो डी वाला, देखो वॉल्यूम वहीं का वहीं है, वॉल्यूम इधर जा रही है इधर जा रही है, एक ही डंडी है ना। तो वॉल ये किसके लिए हो जाएगा? आइसोकोरिक के लिए है। आइसोकोरिक, सॉरी, ये हमारा हो जाएगा किसके लिए? आइसोकोरिक के लिए। वॉल्यूम देखो जहां देखो प्रेशर एक ही लाइन के हो आइसोबारिक, जहां देखो वॉल्यूम ना इधर जा रही ना इधर जा रही है, एक ही वॉल्यूम की लाइन पे ना, वॉल्यूम घट रही ना बढ़ रही, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा? आइसोकोरिक के लिए हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा मेरा आइसोकोरिक। अच्छा इसमें से बताओ बी किसके लिए होगा, सी किसके लिए होगा? आइसोबारिक। बी किसके लिए होगा? और बी एडियाबैटिक। देखो ना, देखो डिक्रीज जो हुआ वो तो भाई ना प्रेशर के लिए हो सकता है ना वॉल्यूम के लिए हो सकता है, तो जो तेजी से डिक्रीज होगा वो क्या होगा? एडियाबेटिक। तो कौन तेजी से डिक्रीज? सी वाला। कम तेजी से
ये क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल। बस हो गया, समझ गया ना आप कैसे ग्राफ को पहचानना है। ओके यस सर। ओके, अब आ जाइए सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट हम अभी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले डिस्कस हम करते हैं बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। किस पर बेस्ड था, कोई बता सकता है? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो बेस्ड है एनर्जी कंजर्वेशन रूल पर, यानी कि एनर्जी इज कंजर्व्ड, यही कहता है ना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस सर। यानी एनर्जी कंजर्वेशन, यानी सिस्टम को आप एनर्जी दे रहे हो, ले रहे हो, वर्क कर रहे हो, वर्क ले रहे हो, जो भी हो, लेकिन कंजर्वेशन रूल लगेगा, यानी सिस्टम की टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। ये हमको कौन कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है। बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बात कह रहा है कि एनर्जी इज कंजर्व, यानी एनर्जी सिस्टम का हमेशा क्या है, कंजर्व है। ओके, बात क्लियर है, कुछ कोई बात नहीं है। यानी डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, डब्लू। ये हमारा क्या लग गया, एनर्जी कंजर्वेशन रूल लग गया। ठीक है, अब यहां पर एक बात मुझे बताओ कि क्या एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगाकर हम कोई भी काम कर सकते हैं? मान लो मेरे को हीट ट्रांसफर करना है कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। हीट किधर से किधर ट्रांसफर करना है, कोल्ड टू हॉट। तो क्या यह प्रोसेस होगा? नो सर। नो सर। एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगा सकता हूं तो मैं कह रहा हूं कोल्ड बॉडी जो है -20 जूल एनर्जी दे, तो आप पढ़े हो ना, हीट रिलीज हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। तो यहां भी मैं लगा दूंगा भाई, चलो भाई हॉट बॉडी उतना हीट गेन कर ले रही है, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लेकिन ये प्रोसेस नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि प्रोसेस फिजिबल नहीं है, हो नहीं पा रहा है भाई। एनर्जी कंजर्वेशन रूल लगा के आप कुछ भी तो नहीं करवा सकते। जैसे मैं इतने हाथ को ऐसे करूं, धन 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 धन, मैं वर्क कर रहा हूं ना अपने हैंड पर, तो एनर्जी कंजर्व हो रही है। एनर्जी कहां आ रही है, हीट के फॉर्म में। मेरा हाथ गर्म हो रहा है ना, हीट, यानी जो मैं वर्क कर रहा हूं, यानी जो मैं एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूं, कंजर्वेशन रूल तो यही कहता है कि भाई वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो जाएगी, तो वो एनर्जी हीट में हो रही है। यानी मैं वर्क कर रहा हूं अपने हैंड पर, तो दैट इज कन्वर्टेड टू हीट। अब मैं क्या करूं, इस हैंड को रख दे रहा हूं आयरन पर, तो क्या मेरा हैंड वर्क करने लगेगा? नो सर। बात वही वही मसला हो गया ना। कंजर्वेशन रूल मैं कह रहा हूं भाई, मैंने हीट लिया तो मेरा वर्क होना चाहिए। वर्क से जब हीट हो रहा है तो हीट से वर्क क्यों नहीं हो रहा है? कंजर्वेशन रूल वहां पे भी ले लो भाई। तो मेरे कहने का मतलब कि फर्स्ट लॉ ये नहीं बताता है। फर्स्ट लॉ कहता है कंजर्वेशन रूल है, बढ़िया हो जाएगा, लेकिन सेकेंड लॉ एक्चुअली हमको क्या बताता है कि सही है बात भैया, कंजर्वेशन रूल लगेगा, बात सही है, लेकिन वो प्रोसेस कंजर्वेशन रूल लगेगा। कंजर्वेशन रूल तो लगेगा ही, कहीं भी तो यूनिवर्सल लॉ है, कंजर्वेशन रूल को तो कोई प्रोसेस तोड़ेगा नहीं। लेकिन सेकेंड लॉ एक्चुअली हमको ये बताता है कि एक्चुअली वो प्रोसेस होगा भी कि नहीं होगा। जैसे मैं हीट अपने हाथ को दे रहा हूं तो वर्क में नहीं जा रहा है, कहीं और चला जा रहा है भाई, पता नहीं। तो मतलब कि हीट लेकर भी कंजर्वेशन रूल का मतलब हीट कहीं ना कहीं तो यूज हो रही होगी, लेकिन मैं वर्क नहीं कर पा रहा हूं, मींस प्रोसेस इज नॉट फीजिबल हियर। वर्क कर रहा हूं तो हीट जा रहा है, लेकिन हीट कर रहा हूं तो हाँ कोई हीट होकर, मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि सारी हीट वर्क में नहीं हो सकती, कोई और हीट वर्क में हो जाएगी, यहां पर नहीं हो रही। तो एक्चुअली सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमको ये बताता है कि एक्चुअली कंजर्वेशन रूल तो लग रहा है, बट दैट प्रोसेस इज पॉसिबल और नॉट, ये प्रोसेस होगा भी कि नहीं होगा। तो यानी ये हमको बताता है पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, यानी यस और नो। फर्स्ट लॉ के हिसाब से तो भैया कंजर्वेशन लगाओ प्रोसेस होगा। सेकेंड लॉ कहता है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं कि आप कंजर्वेशन रूल लगा दो। जैसे यहां पे मैं कह रहा हूं ना, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, लगा दो ना कंजर्वेशन रूल भाई, -20 जूल लिया तो +20 जूल हॉट बॉडी ले लेगा, कंजर्वेशन रूल तो लग जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकेगा, प्रोसेस फिजिबल नहीं है। तो यही बताता है, यानी कोल्ड बॉडी क्या बता रहा है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आगे पढ़े हम लोग। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली हमको बताता है कि विच प्रोसेस इज पॉसिबल, विच प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। ओके, समझ बात आ रही ना, पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, फेनोमेना होगा भी कि नहीं होगा भाई। अब फर्स्ट लॉ की लिमिटेशन ही, फर्स्ट लॉ कह रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओ, फेनोमेना होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए।
बात समझ में आ रही? जैसे मान लो एक बॉल को मैंने ड्रॉप किया यहां से, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो इसको मैंने ड्रॉप किया यहां से, फॉर एग्जांपल ये है चीज, कोई चीज, इसके पास अभी कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। चल एनर्जी। मान लो यहां पर मेरे पास कोई चीज है, यहाँ पे मान लो, है ना, यहाँ पे एक बैटरी है मेरे पास छोटी सी, इसके पास मैं इसको हाइट पे रखा हूं, पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ूंगा तो ये मूव करेगा, तो इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, कहाँ कन्वर्ट होगी? काइनेटिक। काइनेटिक। काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर जाके वो टकराएगा, यानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? साउंड एनर्जी, वो साउंड इन्वायरमेंट में चली जाएगी। यानी देखो मैं इसे कर रहा हूं, है ना, देखो, यानी पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू साउंड, कन्वर्ट हो गई ये एनर्जी। अब मैं इसको साउंड दे रहा हूं, पो पो पो, मैं बेंजू लाके बजाने लगू, इसको साउंड एनर्जी दे रहा हूं, तो क्या ये बैटरी वापस से काइनेटिक में, वापस से पोटेंशियल में आ जाएगी क्या? नो नो सर। सर। यानी प्रोसेस पॉसिबल, उधर से तो पॉसिबल हो गया, इधर से नहीं हो गया। यानी ये सेकंड लॉ बताएगा कि वाई प्रोसेस ये नहीं होगा, वो होगा, वो फिजिबल था, ये फिजिबल नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है होना। कंजर्वेशन रूल के हिसाब से तो हो जाना चाहिए भाई। उधर से जब प्रोसेस कन्वर्ट होके आ रहा है, एक एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हुई, तो इधर भी मैं साउंड दे रहा हूं, मतलब मैं मार रहा हूं ऐसे, साउंड एनर्जी इस बैटरी को दे रहा हूं, तो भैया इसको तो फिर आ जाना चाहिए काइनेटिक में, फिर जाना चाहिए पोटेंशियल में, लेकिन नहीं होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, काइनेटिक टू साउंड, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू साउंड, साउंड में गई ना, टक से बची, फिर वो साउंड एनर्जी एनवायरमेंट में होगी, कहीं ना कहीं तो होगी, तैर रही होगी, भाग रही होगी। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी बताता है, जिसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब यहां पर आता है बेटा हीट इंजन, इस पे न्यूमेरिकल्स पार्ट डिस्कस करेंगे, वैसे भी आपके सिलेबस में शायद नहीं है। हीट इंजन क्या करता है बेटा? डिवाइस को, हीट को वर्क में कन्वर्ट करता है, यानी आप हीट दोगे, आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ मैकेनिकल वर्क आप कह सकते हो इसको, यानी क्या होगा, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट होगा। तो इसमें क्या, एक सोर्स है ना, इसका टेम्परेचर T1 है, और सोर्स क्या दे रहा है आपको, इनपुट दे रहा है, ठीक है ना, और एक इंजन है जो आपको क्या दे रहा है, आउटपुट दे रहा है, यानी वर्क कर रहा है, इफिशियंसी, कुछ ना कुछ वर्क कर रहा होगा। और ये सिंक है, सिंक क्या है, जो आपको ये लॉस को ले रहा है, वेस्टेज को ले रहा है, क्योंकि जो भी हीट आप दे रहे हो वो सारा का सारा वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही। तो आपने Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया इंजन को, इंजन ने आपको W वर्क दिया, है कि नहीं, और W वर्क देने के बाद Q2 क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है। तो क्या आपको जो वर्क मिला वो Q1 के बराबर मिला? नहीं, नो सर। Q1 के बराबर आपका वर्क नहीं होगा, क्योंकि कभी भी जितना इनपुट आपको मिल लिया, वो सारा का सारा वर्क में कभी कन्वर्ट हो ही नहीं सकता बगैर लॉस हुए, पॉसिबल ही नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल है, थ्योरेटिकली तो आप कह सकते हो कि 100% इफिशियंसी की आइडियल इंजन है, थ्योरेटिकली बात हो सकती, प्रैक्टिकली आप ऐसा कोई इंजन नहीं डिजाइन कर सकते जिसकी इफिशियंसी 100% है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यानी आपको एक्चुअली डब्ल्यू क्या मिल रही है, Q1 आप ले रहे हो, इंजन Q1 ले रहा है, डब्ल्यू वर्क कर रहा है, और Q2 क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू एक्चुअली क्या होगा, Q1 माइनस Q2। Q1 माइनस Q2, है कि नहीं, Q1 आपको मिल रहा है, Q2 लॉस हो गया, तो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2, है ना। अब मैं निकाल रहा हूं यहां पे इफिशियंसी, कि इस इंजन की इफिशियंसी कितनी है, इफिशियंसी इज ईटा, और इफिशियंसी कितना होता है बेटा, हमेशा आउटपुट कितना आपको मिला और आपने कितना, सर हीट से वर्क। क्या बोल रहे हैं, आउटपुट बाय इनपुट। सर एक और मैं बता दो बोल सर। रहा हूं कि आपको इंजन से, इस सोर्स से कितना मिल रहा है, Q1 मिल रहा है, सोर्स से आपको Q1 इनपुट मिल रहा है, यानी हीट मिल रहा है, Q1 कह लो, हीट इंजन है, तो आपको Q1 हीट मिल रहा है, डेट Q1 हीट इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, उसका कुछ पार्ट वर्क में कन्वर्ट हो गया, और कुछ पार्ट लॉस होके कहां चली गई, सिंक में चली गई। तो वर्क डन आपका कितना हुआ, Q1 आपने लिया, Q2 आपका लॉस हो गया, तो वर्क डन तो हुआ Q1 माइनस Q2 ना, उतना तो आपने यूज नहीं किया, Q2 अमाउंट ऑफ हीट तो आपको आपकी इंजन आपको आउटपुट में नहीं, वो तो लॉस में चली गई। तो इतना इफिशियंसी क्या होता है, कितना इनपुट दिया और कितना आपको आउटपुट मिला, ये दैट इज द इफिशियंसी ना, जितना इनपुट आपने दिया उतना ही आउटपुट मिल गया, तो इफिशियंसी 1 हो जाएगी, परसेंटेज में 100% है, यानी परसेंटेज इफिशियंसी अगर आपको निकालना होगा तो दैट इज आउटपुट बाई इनपुट इनटू क्या करना पड़ेगा, 100%। अब यहां पे देख लो आउटपुट क्या है, W,
इनएफिशिएंसी में क्या करोगे, आउटपुट इज W, इनपुट कितना है Q1, Q1 ही है ना बेटा, Q1 ही है। यस सर। तो क्या हो जाएगा W बाई क्या हो जाएगा, सॉरी W का आप क्या लिख सकते हो बताओ, Q1 माइनस Q2। यस सर। Q1 minus तो Q2. W की जगह पे मैं क्या रख दूं यहाँ पर, W की जगह पे, Q1 में हाँ, तो W की जगह मैं रख देता हूं Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Q1। ठीक है, अब यहां पर अगर एफिशिएंसी की मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा देख लो, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, यानी ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2 डिवाइड, सॉरी अरे यार, यानी Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1, इसको क्या लिख सकते हो आप, Q1 बाई Q2 माइनस Q2 बाई Q1, ये कट जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1, यानी इतनी इफिशियंसी होगी। अगर इसको परसेंटेज में निकालना होगा आपको तो सिंपली कर दो 1 माइनस Q2 बाई Q1, और परसेंटेज में निकालना होगा तो 100% से गुना कर दो, यानी किसी इंजन की इफिशियंसी हमेशा क्या होगी, 1 से कम होगी, कभी भी 1 नहीं हो सकती। 1 कब, सर Q1 by Q2 कैसे कट गया? सॉरी Q1 बाई Q1 होगा, यहाँ पे Q2 गलत से लिखा गया, ये नीचे Q1 है ना, ठीक है। यस सर। तो कभी भी किसी इंजन की इफिशियंसी 1 से कम होगी या 100% से कम होगी, यानी परसेंटेज में। अच्छा कब 1 हो सकती है, तो जब वो आइडियल मशीन, आइडियल हो, यानी Qt की वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो n इज इक्वल टू क्या आ रहा है ना, अगर परसेंटेज में मैं लूं तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 इंटू 100%। तो अगर आपका Q2 0 हो जाएगा, Q2 0 हो जाएगा ना, यानी Q2 की वैल्यू आप 0 पुट कर दो तो 1 माइनस 0 हो गया ना पूरा, तो 1 माइनस 0 इंटू 100% मतलब 100%, यानी Q2 की वैल्यू अगर 0 हो जाए तब आपके इंजन की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी 100%, या इंजन की इफिशियंसी 1, वैल्यू में 1 परसेंटेज में 100। लेकिन Q2 कभी 0 हो ही नहीं सकता, Q2 प्रैक्टिकली 0 नहीं हो सकता, Q2 का मतलब नो लॉस, यानी यहां जो लॉस था वो हुआ ही नहीं है। तो बात सही है, जितना आप इनपुट दिए वो सारा का सारा आउटपुट में चला गया, है कि नहीं। अगर Q2 की वैल्यू आप 0 पुट करोगे तो W इक्वल टू Q1 हो गया, जो कि प्रैक्टिकली Q2 आपको मिलेगा ही मिलेगा, यानी लॉस ना हो ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन आइडियली आप मान सकते हो कि अगर Q2 की वैल्यू 0 है देन योर इफिशियंसी विल बी 100%, बट प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। आ गई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर. यस सर। यस सर। अब यहां पे आ जाइए कैरनोट इंजन। कैरनोट इंजन कुछ नहीं है, कैरनोट इंजन कुछ नहीं है। कैरनोट इंजन इज अ डिवाइस, यानी एक हीट इंजन ही है जिसकी इफिशियंसी मैक्सिमम होती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि कभी भी आप 100% इफिशियंसी अचीव नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। कभी भी आप 100% इफिशियंसी अचीव नहीं कर सकते। लेकिन आप ऐसा डिजाइन किसी इंजन को कर सकते हैं कि हमको ज्यादा से ज्यादा इफिशियंसी मिले, यानी मेरा लॉस मिनिमाइज हो, ऐसा तो मैं कर सकता हूं भाई। मैं इफिशियंसी मींस कि इन कितना आप दे रहे हो कितना आपको मिल रहा है, दैट इज द इफिशियंसी। मैं आपको 100 रुपया दूं, रास्ते में बंदे ने 50 रुपया खा गया, आपको 50 रुपया दिया, मींस इफिशियंसी इज 50%, यानी 50% लॉस हो गया, है कि नहीं। तो यहां भी इफिशियंसी क्या हो जाएगी, कम होगी, इफिशियंसी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन आप उस क्योंकि इफिशियंसी कुछ ना कुछ घटेगा, तो मेरे कहने का मतलब इफिशियंसी को आप सिस्टम को कुछ ऐसे डिजाइन कर सकते हो कि इफिशियंसी मैक्सिमम। तो कैरनोट इंजन इज नथिंग, कैरनोट इंजन इज सम हीट इंजन व्हिच हैव मैक्सिमम इफिशियंसी, यानी उसकी इफिशियंसी ज्यादा से ज्यादा। बात समझ में आ रही है। और कैरनोट इंजन कुछ नहीं होता है, इसमें भी वही काम करता है। पहले आगे एक प्रोसेस देख ले। कैरनोट इंजन एक्चुअली 4 प्रोसेस पे काम करते हैं, है ना। पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, यानी कार्नोट इंजन के साइकिल में एक इंजन एक पूरा कंप्लीट साइकिल एक कार्नोट इंजन का होता है जब ये 4 प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। पहला क्या है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आइसोथर्मल का मतलब उसकी टेम्परेचर क्या होगी, कांस्टेंट।
कांस्टेंट होगी, लेकिन यहां पर गैस क्या होगी, एक्सपैंड होगी। तो गैस एक्सपैंड होगी तो वहां पर वो क्या करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, यानी आइसोथर्मल एक्सपेंशन में वो हीट एब्जॉर्ब करेगा। सिमिलरली एडियाबेटिक में क्या होगा, डेल्टा क्यू तो जीरो होगी, ना हीट लेगा ना हीट देगा, लेकिन गैस एक्चुअली यहां भी क्या होगी, एक्सपैंड होगी। सिमिलरली आइसोथर्मल कंप्रेशन, कंप्रेस हो रहा है, पहला दो एक्सपेंशन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपेंशन और एडियाबेटिक एक्सपेंशन। उसके बाद क्या हो रहा है, आइसोथर्मल कंप्रेशन, यानी यहां भी टेम्परेचर मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और यहां लेकिन गैस क्या होगी, कंप्रेस होगी। ठीक है ना। अब गैस कंप्रेस होगी तो एक्चुअली जब गैस कंप्रेस होती है ना, तो एक्चुअली क्या होती है, उसकी टेम्परेचर बढ़ती है। आपको आइसोथर्मल है तो आइसोथर्मल में टेम्परेचर क्या करना है, मेंटेन करना है, वही का वही रखना है। अब टेम्परेचर वही का वही रखना था, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, तो उसकी वॉल्यूम हीट को रिलीज रिलीज करनी करनी पड़ेगी। पड़ेगी। हाँ, हीट को रिलीज करनी पड़ेगी, तो यहां क्या हो जाएगी, हीट रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना। और एडियाबेटिक कंप्रेशन यानी डेल्टा क्यू जीरो होगा और गैस क्या होगी, यहां पर कंप्रेस्ड होगी। यानी चार प्रोसेस मेरा एक साइकिल कंप्लीट होता है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल कंप्रेशन और एडियाबेटिक कंप्रेशन। यानी एक्सपेंशन और कंप्रेशन और आइसोथर्मल एडियाबेटिक पे काम होता है। ठीक है, सर यहां पर देखो। कैन नॉट, हाँ, सर कैन नॉट इंजन क्या कहता है? देखिए कैरनॉट इंजन एक ऐसा इंजन है जिसको डिजाइन किया गया है सो डेट कि वो मैक्सिमम आउटपुट हमको दे, यानी मेरी लॉस मिनिमाइज हो जाए। बात समझ में आ रही कि नहीं, मेरी लॉस कम हो जाए, कम से कम मेरी लॉस हो, सो डेट कि उसकी इफिशियंसी बढ़ जाए। भाई एक्चुअली क्या है ना कि हर आदमी चाहता है कि हम एक ऐसा सिस्टम डिजाइन करें कि कोई भी अपने एनर्जी को वेस्ट नहीं होने देना चाहता है, वो चाहता है कि एनर्जी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम यूज करें। सर फिर ये तो एक टाइप का साइक्लिक प्रोसेस ही हो गया ना। हाँ, तो साइक्लिक प्रोसेस तो है, साइक्लिक प्रोसेस में मतलब एक ही प्रोसेस नहीं हो रहा है ना, तो साइक्लिक प्रोसेस तो है, मैं कहाँ कर रहा हूँ साइक्लिक प्रोसेस नहीं है, साइक्लिक प्रोसेस है। यानी आप कह रहे हो कि पूरे पूरा एक साइकिल के लिए चेंज इंटरनली जीरो, तो होगी जीरो पूरा एक चेंज के लिए। पूरे साइकिल के लिए आप लोगे तो होगी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, पूरे साइकिल के लिए। अब यहां से यहां तक के लिए नहीं होगी। बात समझ रहे हो, समझ रहे हो बेटा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी से मतलब मैक्सिमम एफिशिएंसी का मतलब ज्यादा से ज्यादा आउटपुट, लॉस कम। सारा का सारा हीट जो मेरे को मिल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा हीट जो वर्क में कन्वर्ट हो जाए, सराउंडिंग में लॉस कम हो। आप समझ गए। जैसे कार की इंजन डिजाइन की गई, तो कार के इंजन डिजाइन, ऑटोमोबाइल इंजीनियर ने इसका ध्यान रखा कि जो भी पेट्रोल इसको मिले, वो जो हीट पेट्रोल से उस इंजन में बने, तो वो सारा का सारा कहाँ कन्वर्ट हो, कार को चलाने में, सराउंडिंग में उस हीट का लॉस नहीं हो। लेकिन इंजन गर्म होगी तो सराउंडिंग में भी हीट का लॉस होगा कि नहीं होगा, यस होगा। सर। लेकिन वो ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, उसका यूज कर ले। सो हर जगह यूज होता है बेटा, कार्नोट इंजन का यूज कोई एक पर्टिकुलर इंजन पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि हम मेनली इसको कहीं भी यूज करें तो हमको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले। ठीक है। अब यहां पर कार्नोट इंजन में क्या होता है भाई, सेम इंजन ही है, जो हीट इंजन हम पढ़ रहे हैं वही है, बस इसकी क्या है, इफिशियंसी ज्यादा है। तो यहां भी वैसे ही काम होता है। यहां भी क्या होगा बेटा, कि आपका वो होगा, क्या होता है, सोर्स होगा, यानी यहां क्या हो गया, सोर्स, और सोर्स से क्या मिला आपको, सिंक। हीट। सोर्स का मान लीजिए टेम्परेचर T1 है, सिंक का टेम्परेचर T2 है। यहां से आपको इंजन है, इंजन में आपको क्या, आपने क्या दिया, Q1, और यहां से आपने क्या लिया, क्या लिया बेटा, Q2 गया लॉस, और W आपको मिला। सिमिलर वही है, तो यहां पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, Q1 माइनस Q2, है ना। लेकिन कैरनॉट इंजन में आप एक चीज लगा सकते हो, और वो क्या लगा सकते हो कैरनॉट इंजन में, कैरनॉट इंजन में लगा सकते हो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू T2 बाई T1। यहाँ पे T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, और T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सोर्स। ये चीज आप लगा सकते हैं। तो यहां भी अगर मैं इफिशियंसी की बात करूंगा तो क्या करूंगा, आउटपुट बाई इनपुट, इफिशियंसी तो वही होता है, आउटपुट बाई इनपुट। तो आउटपुट आपको क्या मिल रहा है, W, इनपुट आप क्या दे रहे हो, Q1। सेम हीट इंजन, बस इफिशियंसी थोड़ी सी बढ़ा लेनी। तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, W इज इक्वल टू
Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा Q1। तो इफिशियंसी यहां पे क्या हो जाएगा, Q1 बाई Q1 माइनस Q2 बाई Q1, कट जाएगा, क्या हो जाएगा वही वाला 1 माइनस Q2 बाई Q1, है ना। एक तो ये इफिशियंसी का फॉर्मूला लगा सकते हो, चूंकि कैरनॉट इंजन में मैं क्या बोल रहा हूँ T1 बाई T2 आप लगा सकते हो, तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 बाई T1। यहाँ पे T1 T2 क्या है, टेम्परेचर ऑफ सिंक, टेम्परेचर, और T1 T2 आपको हमेशा रखना है किसमें, केल्विन में। आपको पता ही है कि थर्मोडायनामिक्स में या केटीजी में जब भी हम टेम्परेचर को रखते हैं वो केल्विन में हम लेते हैं, तो यहाँ भी हमको किस में रखना है, केल्विन में रखना है। यानी मेरी जो इफिशियंसी बनी वो कुछ ऐसे बनी, इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या बन रहा है 1 माइनस T2 बाई T1। अगर यहां भी आप 100% चाहते हो तो आपको क्या रखना पड़ेगा, जीरो, T2 की वैल्यू जीरो रखनी पड़ेगी, यानी सिंक का टेम्परेचर कितना रखना पड़ेगा, 0 केल्विन। तो पहला फॉर्मूला ये, द इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, सॉरी इज डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। बात सही है ना, इफिशियंसी किस पे डिपेंड कर रही है, T2 और T1 पे डिपेंड कर रही है, यानी टेम्परेचर ऑफ सोर्स, टेम्परेचर ऑफ सिंक पे आपकी इफिशियंसी डिपेंड कर रही है। 1 से कितना कम होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक। सेकंड ये वाला देखो ऊपर वाला है, द इफिशियंसी ऑफ कैरनॉट इंजन इज 100% इफ टेम्परेचर T2 ऑफ द सिंक इज 0 केल्विन। क्योंकि इफिशियंसी एक परसेंटेज में अगर आप निकालोगे तो मैं क्या कह रहा हूं 1 माइनस T2 बाई T1 इंटू आप क्या कर दो बेटा 100%। तो मैं कह रहा हूं इसकी वैल्यू अगर आप 0 केल्विन रख दोगे तो 100% हो जाएगा। लेकिन क्या आप 0 केल्विन रियलाइज कर सकते हो, नहीं, इसलिए आपकी इफिशियंसी कभी भी 100% प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं। बात आगे समझ, 0 केल्विन का 0 केल्विन एब्सोल्यूट टेम्परेचर अगर होगी सिंक की तो हो सकती है, माने होगी, फॉर्मूला के हिसाब से तो हो जाएगा, लेकिन क्या 0 केल्विन होगा बेटा, नहीं होगा ना, नो सर, नहीं होगा ना, कि हो जाएगा, नो नहीं सर। होगा, नहीं होगा, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक। अब यहां पे यस सर। केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ क्या कहता है, केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स का, कि it is impossible to get a continuous supply of work by cooling a body to a temperature lower than that of, यानी एक्चुअली ये कह रहा है कि all heat cannot be converted into work, यानी सारी की सारी हीट को आप कभी भी वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अगर सारी की सारी हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर लेते तो कोई ना कोई ऐसा इंजन होता जिसकी इफिशियंसी कितनी होती, 100%। 100%। लॉस होगा ही होगा। यू कैन मिनिमाइज, यू कैन मिनिमाइज, यू कैन मिनिमाइज, यू कैन मिनिमाइज, बट यू कैन नॉट मेक इट 100%। आप 100% उसको क्या कर सकते हो, इफिशियंसी वाला इंजन नहीं ड्रॉ कर सकते, दैट इज आइडियल केस। यही कहता है केल्विन स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू गेट कंटिन्यूअस वर्क, आप उससे सप्लाई, एक बॉडी को आप मतलब लोअर उसकी टेम्परेचर को घटा के, टेम्परेचर घटाने का मतलब हीट ले रहे हो, तो बॉडी की हीट लेके आप उससे कंटिन्यूअस वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, टोटली का टोटली उसको वर्क में कन्वर्ट नहीं करा सकते। ओके, लास्ट है मेरा, बस 2 मिनट का और है, तो 3 मिनट का और, ये तो ऐसे भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लास्ट है मेरा रेफ्रिजरेटर, और रेफ्रिजरेटर एक्चुअली क्या काम करता है, दैट इज रिवर्स ऑफ कैरनॉट साइकिल। एक्चुअली रिवर्स ऑफ कैरनॉट साइकिल इसलिए बोलते हैं बेटा, ये कैरनॉट साइकिल का क्या है, उल्टा है, रिवर्स ऑफ कैरनॉट्स इंजन। कैरनॉट्स इंजन का क्या है, उल्टा है। एक्चुअली यहां पर क्या काम होता है बेटा बताओ, यहां पर एक्चुअली फ्रिज क्या काम करता है, ठंडा करता है अपने आप को, यानी फ्रिज की टेम्परेचर क्या है, ठंडी यानी कोल्ड है, और कोल्ड से आप क्या कर रहे हो उसको, सराउंडिंग क्या हॉट है ना, फ्रिज से तो ज्यादा गर्म है सराउंडिंग, कि ठंडा है फ्रिज से, फ्रिज तो बहुत ठंडी है, गरम। तो बहुत ठंडी है, इवन बर्फ आप पानी डालोगे आइस बर्फ बन जाएगी फ्रीजर में, तो फ्रीजर तो बहुत, यानी फ्रिज ऑलरेडी बहुत ठंडा है, सराउंडिंग उसके कंपैरिजन में गर्म है। एक्चुअली क्या हो रहा है, हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम कोल्ड टू हॉट, फ्रिज हीट दे रहा है ना, किसको हीट दे रहा है, सराउंडिंग को हीट दे रहा है, तो सराउंडिंग तो भैया ठंडा है, यानी हियर हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी। क्या ये प्रैक्टिकली आपको लग रहा है कैसा हो सकता है,
इज हीट कैन ट्रांसफर फ्रॉम कोल्डर टू लोअर बॉडी, हॉटर बॉडी? No, sir. प्रैक्टिकली ये नहीं होगा। इसीलिए आप क्या कर रहे हो, सिस्टम पर क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो। आप वर्क कर रहे हो, वर्क ले नहीं रहे हो। यू आर डूइंग वर्क, एक्सटर्नल वर्क आप कर रहे हो, तभी जाके काम हो। आपको वर्क करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप ठंडे से गर्म की तरफ हीट को दे रहे हो ना भाई। तो ठंडे से गर्म की तरफ हीट देने के लिए आपको एक्सटर्नल उस पर क्या करना पड़ेगा, वर्क करना वर्क करना पड़ेगा। ये वर्क कौन करता है फ्रिज में? इलेक्ट्रिकल ये वर्क कौन करता है? इलेक्ट्रिसिटी। 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 यही वर्क करता है इलेक्ट्रिक, यानी आप इलेक्ट्रिसिटी को ऑफ कर दो, क्या फ्रिज आपका काम करेगा? क्यों? क्योंकि वो कोल्ड से हॉट की तरफ हीट दे ही नहीं पाएगा, अपने आप दे ही नहीं सकता है। ये प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। इसीलिए आप एक्सटर्नल वर्क उस पर कर रहे हो। अच्छा, अगर ये एक्सटर्नल वर्क नहीं होगा तो हीट कोल्डर टू हॉटर ट्रांसफर नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? मीन्स Yes. if you are transferring Yes, sir. from colder to hotter body, then without support of external agent you cannot do. आप स्विच ऑफ कर दो फ्रिज का, नहीं होगा, ठप हो जाएगा वो। क्यों? क्योंकि वो कर ही नहीं सकता कोल्ड टू हॉट हीट ट्रांसफर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो यहां पर भी क्या कर सकते हो, आपको क्या मिल रहा है, Q1 मिल रहा है। Q1 क्या मिल रहा है, पूरा आउटपुट मिल रहा है। क्या मिल रहा है Q1? तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस Q2 हो जाएगा बेटा। दो मिल रहा है ना, Q2 दे रहा है, फ्रिज Q2 निकाल रहा है हीट, और Q2 हीट निकालने के लिए आप उस पर W वर्क कर रहे हो। विदाउट आपके वर्क वो Q2 हीट नहीं निकलता, ये नहीं पॉसिबल है। एक कोल्ड से हॉट की तरफ जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब आपको फाइनली क्या मिल रहा है सराउंडिंग को, Q1। तो Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W प्लस Q2, दो इन है ना, तो W इज Yes, इक्वल sir. टू Q1 माइनस Q2। ठीक है, अब यहां पर आप क्या लगा सकते हो, आप एक आइडियल रेफ्रिजरेटर के लिए लगा सकते हो हमेशा क्या, दैट इज Q2 बाई Q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 बाई T। तो यहां भी यहां लगाते हम कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस यहां होता है डिजायर्ड आउटपुट बाय रिक्वायर्ड इनपुट। अब यहां पर डिजायर्ड आउटपुट कितना है बेटा, चलो फिगर में लेके आता हूं, जरा डिजायर्ड आउटपुट बताओ कितना है यहां पर। Q1. आउटपुट कितना है डिजायर्ड, व्हाट इज द डिजायर्ड आउटपुट हियर? Q2 Q1. Q1। अच्छा, आपको आउटपुट एक्चुअली मिल रहा है Q2। भाई फ्रिज आपको, भाई Q1 तो आपका वर्क और वो आउटपुट मिला के बन रहा है ना, जो सराउंडिंग को मिल रही है। नहीं समझे आप मेरी बात? अरे भैया फ्रिज क्या दे रहा है आपको, Q2. Q2। योर आउटपुट इज Q2। Q1 is the sum of your work and your the heat emerges by the fridge. That is the Okay. Okay, sir. वो आउटपुट जो वो तो सराउंडिंग को वेस्टेज, मतलब सराउंडिंग को फेंक दिया वो, बट एक्चुअली जो वर्क हुआ वहां पर, एक्चुअली जो वर्क किया गया वहां पर, दैट इज द Q2. Q2 को निकालने के लिए किया गया ना। तो आपको जो सिस्टम को जो आउटपुट मिल रही दैट इज Q2। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, Q2 बाई क्या हो जाएगा W। तो K इज इक्वल टू क्या लिख दोगे बेटा बताओ, Q2 बाई क्या लिख सकते हो, Q1 माइनस Q2। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, T2 बाई T1 माइनस T2। तो इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, और T2 बाई T1 माइनस T2 को क्या लिख सकते हो, T2 by T1 minus T2 by T2 by T1 minus 1. ना ना इससे नहीं हो जाएगा, इसमें हो सकता है क्या, इतना ही होगा, यानी K इज इक्वल टू आपका हो जाएगा T2 बाई T1 माइनस T2। ऊपर में रहता तब ना हो सकता था,
सर डिनोमिनेटर सेम थोड़ी ना है तो थोड़ी ना होगा। हाँ वही ना बोल रहा हूँ, डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इतना आपका क्या हो जाएगा, डिजायर्ड परफॉर्मेंस हो जाएगा। ठीक है, डन। Yes, sir. चलिए अब क्लॉसियस एक बार स्टेटमेंट। हाँ बोलिए बेटा दिव्या। सर एक बार ये वाला कौन? आपको आउटपुट क्या मिल रहा है बेटा, Q2 मिल रहा है ना। आउटपुट, व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग, दैट इज Q2। क्या कुछ और मिल रहा है बेटा? ये जो मिल रहा है ना, ये आप जो वर्क कर रहे हो वो, और ये जो देखो मैं मिटा रहा हूं यहां पर, actually what output you are getting, the system what output is getting, that is the heat emerges by the cold। फ्रिज जो हीट दे रहा है वो क्या दे रहा है बताओ? फ्रिज, आप फ्रिज का ये Q2. निकालने के लिए आप वर्क कर रहे हो, मींस यू आर गेटिंग दिस मच आउटपुट। ये आउटपुट के लिए आप ये इनपुट दे रहे हो भाई साहब, ये तो दोनों का मिलके सराउंडिंग को चला गया, ये निकलता ही नहीं अगर आप ये नहीं देते तो। मींस आउट इनपुट यू आर गिविंग इलेक्ट्रिसिटी, then fridge is giving you the heat emerges out, then finally the work done by electricity and the heat emerges by fridge combined and out surrounding। तो surrounding is not output। भाई आपका काम क्या है, आप आउटपुट क्या ले रहे हो, what amount of heat fridge is exhausting। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो that's why Q2 is output here and W is the work done, that is the input। आप W दे रहे हो, बगैर आप इनपुट दे रहे हो ना, W बगैर इनपुट के वर्क डन होता नहीं। ओके आगे बात समझ में आप? तो आपका जो डिजायर्ड आउटपुट है वो क्या हो गया, Q2, और रिक्वायर्ड इनपुट क्या हो रहा है आपका, W दे रहे हो आप। इनपुट तो आप W दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी जो वर्क कर रहा है वहां पर फ्रिज में, तो यहां पर मैंने लिख दिया दैट इज योर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहां पर क्लॉसियस स्टेटमेंट क्या कहता है, देख लीजिए। क्लॉसियस स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल ऑफ ए सेल्फ एक्टिंग मशीन unaided to any external agency to transfer heat from one body at lower temperature to another body at higher temperature। मतलब कि बगैर एक्सटर्नल एजेंट के हीट ट्रांसफर फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। यानी अगर आप चाहते हो कि आपकी हीट जो है वो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर फ्लो हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एक एक्सटर्नल एजेंट की मदद लेनी पड़ेगी। विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल एजेंसी आपके लिए ये क्या हो गया, इम्पॉसिबल। ओके, दैट इज द क्लॉसियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ। डन, क्लियर है? यस सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।